आपको एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं। सीएम योगी ने यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी और प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत से जनपद ऐसे थे जिनके नाम से लोग डरते थे और आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज प्रदेश उनके लिए संकट बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को डरा धमका नहीं सकता। उन्होंने भी कहा कि 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था बदतर थी। पहले यहाँ दंगे होते थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 तक यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी अपडेट प्रयागराज से है। कटरा इलाके में बमबाजी पर पुलिस ने बयान दिया है। कहा है 2 लोगों में विवाद की वजह से बमबाजी की गई। हमले में किसी को चोट लगने की खबर नहीं है। वकील दयाशंकर मिश्रा पर हमले की अफवाह भी फैलाई गई है। यह बयान पुलिस का है। दयाशंकर के घर के सामने वाली गली में बमबाजी हुई है, यह पुलिस कह रही है। दरअसल कटरा इलाके की गोबर गली में देसी बम फेंका गया था और खबर थी कि अतीक के वकील पर हमला किया गया है। पुलिस की माने तो हर्षित सोनकर और आकाश सिंह छोटू रानू की रौनक यादव के बीच में कुछ विवाद हुआ। इसके कारण हर्षित सोनकर ने आकाश, रौनक और छोटे पर बम से हमला कर दिया। तो इससे जुड़ी जो 2 तस्वीरें हैं वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं और पुलिस ने जो आधिकारिक बयान दिया है इस सारे प्रकरण पर लिखित में, वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। इस बयान में मोटे तौर पर पुलिस का यह कहना है कि अतीक अहमद के वकील पर बम से हमले का या उनके घर पर बम से हमले की बात अफवाह है। इस खबर का ही उन्होंने खंडन किया है। बाकी बमबाजी के वक्त की जो तस्वीर है कटरा इलाके की, वो दोनों तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। प्रयागराज का कटरा इलाका और वहां की गोबर गली की घटना है। धुआं धुआं हो गया इस बमबाजी के बाद। उस इलाके में विवाद था, आपसी विवाद था, 2 गुटों में कहा सुनी हुई, उसके बाद बमबाजी हो गई, ये पुलिस कह रही है। और पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर पर कोई बम से हमला नहीं हुआ है, यह खबर अफवाह है। पुलिस यह भी कह रही है कि किसी को चोट लगने की भी कोई खबर नहीं है इस हमले में। तो इस सारे प्रकरण से जुड़ी 3 बड़ी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट भी प्रयागराज से ही है। अतीक शूटआउट में घायल सिपाही का वीडियो सामने आया है। घायल पुलिसकर्मी मान सिंह का इलाज चल रहा है। कॉलविन अस्पताल में ही मान सिंह का इलाज चल रहा है। अतीक अशरफ पर हमले के वक्त ये घायल हुआ था। ये पुलिसकर्मी नाम मान सिंह, इसका इलाज चल रहा है कॉलविन अस्पताल में ही, जिसके ठीक सामने अतीक और अशरफ की हत्या की गई पुलिस कस्टडी में। उसी में घायल हुआ था ये पुलिसकर्मी नाम मान सिंह और इलाज चल रहा है कॉलविन अस्पताल। गोली से घायल हुआ मान सिंह। एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी 50,000 की इनामी। शाइस्ता परवीन की लोकेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। प्रयागराज से शाइस्ता परवीन को लेकर पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। प्रयागराज कौशांबी बॉर्डर पर शाइस्ता के छिपे होने की सूचना है।
बॉर्डर पर कचहरी इलाके के कई गांव में पुलिस छापा मार रही है। बरेठी, पूरा मुफ्ती, मरियाडी समेत कई जगहों पर पुलिस ने छापे मारे। अतीक के कई करीबियों से पुलिस टीम ने पूछताछ भी की। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन और उस पर पहले 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपए किया गया है। तो अब 50,000 रुपए की इनामी है शाइस्ता परवीन और नामजद आरोपी है उमेश पाल हत्याकांड की। कई दिनों से उसके सरेंडर की खबरें सामने आई, लेकिन सरेंडर उसने नहीं किया और अब उसकी लोकेशन के बारे में पता चला है पुलिस को और ताबड़तोड़ छापे। और इस पूरे घटनाक्रम पर एसटीएफ किस तरह से आगे बढ़ रही है, फरार आरोपियों पर कब तक शिकंजा कस लिया जाएगा, इसको लेकर एबीपी गंगा ने यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से बात की है। सीधा आपको लिए चलते हैं, इस बातचीत को दिखाते हैं। जी, एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश हमारे साथ में हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी तमाम ऑडियो भी सामने आ रहे हैं। असद कोई मोहम्मद मुस्लिम है जो बिल्डर हैं, उनसे बात कर रहा है, क्या सच्चाई है इन ऑडियो से? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया। इसके पहले भी तमाम ऑडियो आए कि असद से और अतीक से जेल में बात हो रही है, जेल में जब वो था। इस तरह के कई ऑडियोज़ यूट्यूब पर भी हैं और उनमें कई के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो सही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अतीक ने रंगदारी मांगी थी, उनको धमकाया था, उन लोगों ने उन ऑडियोज़ को यूट्यूब पर डाल दिया। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, क्या जानकारी है सर अभी तक, कहाँ पर इनकी लोकेशन मिली? ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में आखिरी बार लोकेट किया। ये इन्फॉर्मेशन गलत है और पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स पे मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। और गुड्डू मुस्लिम को लगातार एसटीएफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जब भी सफलता मिलेगी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। ये एक अच्छा पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है। काफ़ी ऐसे मेरा हंच है, प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आया। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है और इसलिए ये सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है। इसलिए इसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना आवश्यक है। सर, गुड्डू मुस्लिम को आपने ही गिरफ्तार किया था, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो इस समय किस अवस्था में होगा, क्या उसका जो चालें हैं वो कैसी चालें चल रहा हो? गुड्डू मुस्लिम को 1999 में गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय मैं वहीं पोस्टेड था और उसके पास से नारकोटिक्स बरामद हुआ था। उसकी फ़र्द मैंने बनाई थी। उस केस में इसे 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन बाद में अतीक ने इसकी ज़मानत अपने वकीलों के माध्यम से हाई कोर्ट से करा लिया था और तब से ये अतीक के साथ उसके गैंग का मेंबर बन गया। ये एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। प्रोफेशनली ये अपने आप को बमबाज कहता है, बम से मर्डर करता था। उस समय भी इसने इस बात को मेंशन किया था। और ये भी जानकारी हुई थी कि ये राजन तिवारी से मिलने बेऊर जेल पटना गया था और वहाँ राजन तिवारी संभवतः इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए बुलाया था। इसका एप्रीहेंड होना आवश्यक है। स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम रख रखा है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द सफल होंगे। असलहों की बात आती है सर, तो असलहे अभी तक तमाम जो बिहार से आते थे, लेकिन अब जिगाना, वॉल्टर P88, ब्रिटिश बुलडॉग जैसी पिस्टलें आ रही हैं यूपी। जब से स्मगलिंग, वेपन्स की स्मगलिंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा है, तब से फॉरेन मेड वेपन्स की, एक खास करके पिस्टल्स की एक इंक्रीज सप्लाई अंडरवर्ल्ड में देखी जा रही है। और जो बिहार से पिस्टल्स आती थी वो तो अभी भी हैं सप्लाई में। उधर काफ़ी कुछ लगाम लगा है। बिहार पुलिस ने भी काफ़ी एक्शन लिया है। यूपी पुलिस ने भी काफ़ी लोगों को पकड़ा है। लेकिन चूँकि ड्रोन से स्मगलिंग इतना आसान है, इसमें कोई रिस्क नहीं है और एक बहुत ही सस्ता ड्रोन 15-20 किलोमीटर दूर एकदम एक एग्जैक्ट स्पॉट पर
वेपन्स को डिलीवर कर देता है और चुपचाप वापस चला आता है 10 से 15 फीट हाइट पर उड़ता हुआ। तो इस नो रिस्क गेम ने वेपन्स की सप्लाई को अंडरवर्ल्ड में बढ़ा दिया है। अतीक और अशरफ के हत्यारे जो तीनों गिरफ्तार हैं, उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संपर्क? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ये चर्चा चल रही है कि वो उससे जुड़े हो सकते हैं। ये बेतुकी चर्चाओं पर हम अपने इन्वेस्टिगेशन नहीं बेस कर सकते। दे हैव टू बी बेस्ड ऑन वेरी हार्ड फैक्ट्स। बाबर कानपुर का एक बदमाश सामने आया कि उन्होंने असलहे दिए थे। ये भी मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी ने सारी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात है वो भी उस चर्चा में कोई दम नहीं है, और जो कानपुर का एक अपराधी बाबर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने पिस्टल दी थी तीनों शूटरों को, वो भी आधारहीन है पूरी तरह से। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो आपने देखा कि क्या बातचीत की एसटीएफ के एडीजी और एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश ने। उनका कि लगातार गुड्डू मुस्लिम को हम एप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक शातिर अपराधी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उसकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कर्नाटक में उसके छिपे होने की खबर गलत है। और ये बहुत साफ कर दिया अमिताभ यश, जो कि यूपी एसटीएफ के प्रमुख हैं, एडीजी के पद पर हैं। वो कह रहे हैं कि शाइस्ता की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी हमने आपको रिपोर्ट भी दी थी कि शाइस्ता परवीन की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी सरगर्मी से कर रही है एसटीएफ। और अमिताभ यश का यह कहना था कि गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित है और उसका पकड़ा जाना समाज के हित में है, और ऐसे उसका फरार रहना, पकड़ से बाहर रहना, ये समाज के लिए खतरा है। ये बड़ी बातें कही हैं अभी अमिताभ यश ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिवली, जो कि एसटीएफ के प्रमुख हैं। और गुड्डू मुस्लिम 1999 में गिरफ्तार हुआ था, ये उनका कहना है। उस वक्त वो गोरखपुर में पोस्टेड थे और 10 साल की सजा भी हुई, लेकिन बाद में जमानत पर हाई कोर्ट से जेल से बाहर आ गया गुड्डू मुस्लिम, और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता रहा है। और ये भी उनका कहना था कि कई किलिंग्स में, कई हत्या की वारदातों में वो नामजद भी नहीं हुआ, वो उसका नाम भी प्रकाश में नहीं आया, वो इतना शातिर है। उद्घोष में एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए उम्र 16 साल की हो सकती है, इसका सुझाव दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, और बैठक में लर्निंग लाइसेंस के लिए उम्र कम करने पर चर्चा हुई है। स्पीड लिमिट तय करने को लेकर भी चर्चा हुई है। फिटनेस सेंटर बनाने के लिए भी मानकों में बदलाव करने को लेकर चर्चा हुई। सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक ही तरह के चार्जर के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा हुई है, और सभी गाड़ी चार्जिंग के लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के चार्जर का इस्तेमाल करती हैं। एबीपी गंगा ने दयाशंकर सिंह से बात की तो उन्होंने इन तमाम मुद्दों के अलावा निकाय चुनाव पर भी बात की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है, किस तरीके से आप लोग की तैयारियां हैं? क्योंकि सूची जारी हो गई, नामांकन का दौर जारी है, लेकिन इस बीच सपा और आलोद के बीच में कहीं ना कहीं दरार भी देखने को मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए तैयार है, और पहले से ही हम लोग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और चुनाव विलम्ब का कारण भी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी के भाई ने न्यायालय में याचिका दायर करके इसको विलम्ब कराने का काम किया, और उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग के जो संस्तुति थी उसको स्वीकार करते हुए आज उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में ये चुनाव संपन्न हो रहा है। फिर भी समाजवादी पार्टी के लोग कई जनपदों में याचिकाएं दायर करके इसको रुकवाने का काम किए, क्योंकि वो चुनाव से भागते हैं, क्योंकि वो चुनाव ये जीत नहीं पाते हैं। पिछली बार भी 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती थी। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, निकाय चुनाव पर यूपी भाजपा अध्यक्ष से खास बातचीत हुई है, और पहले चरण में 9 मेयर्स का टिकट करने पर बोले हैं भूपेंद्र चौधरी। उनका कहना था कि दूसरे कार्यकर्ताओं को भी मौका देना था, दूसरे चरण के लिए बहुत जल्द लिस्ट भी जारी कर देंगे। सपा गठबंधन पर उन्होंने हमला बोला, कहा चुनाव में साथ आते हैं सीजनल लोग। हमने देखा कि 10 में 9 नाम बिल्कुल नए, 9 लोगों के टिकट काट दिए, इसके पीछे क्या वजह रही?
आरक्षण के कारण भी परिवर्तन हुए हैं। जो पिछली बार आरक्षण के क्रम में जो सीटें निर्धारित थी वो आरक्षण इस बार बदले हैं। जैसे पिछली बार मथुरा आगरा, मथुरा एससी में थी, अब के जनरल हो गई। आगरा पिछली बार जनरल में थी, अब के एससी हो गई। तो कुछ सीटें तो आरक्षण के कारण बदली हैं और कुछ हम लोग अपने कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, और हमने अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देने की दृष्टि से ये निर्णय पार्टी की तरफ से आया है, उसकी सूची आई है। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।